नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आपका ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश हैंगओवर इन बजटरी प्रोसेस। और हमारे साथ 2 एस्टीम्ड गेस्ट हैं, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और डॉक्टर गिरिधर मामरी सर। सर, आप दोनों जिनका ऑल्टरनेट मीडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी। ये जो बजट है वो काफ़ी यूनिक है कई टर्म्स में। सो सौरभ सर, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द just the the brief part of what is new in this budget, and then the British hangover part can be taken up by Girdhar sir. श्योर। तो ये बजट बहुत ही अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि पॉपुलिस्ट बजट होगा, पांच राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि सरकार, वैगनर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि सरकार को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। और कहाँ बढ़ानी चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर करने चाहिए। देखिए, सरकार दो तरह के खर्चे कर सकती है। एक, जैसे वो फार्मर को 6,000 रुपए दे देती है साल के, लेकिन वो फार्मर कंज्यूम कर लेता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो जो है पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल रोड, रेलवे, पावर, वाटर, इस तरह का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये आने वाली कई जनरेशंस को फायदा देती है। हमारे देश में खूब सारा इंपोर्ट होता है ऑयल का, पाम ऑयल पर्टिकुलरली। उसके लिए इस बजट में फोकस दिया गया ऑयल सीड्स पे। एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर ना कह के एग्रीटेक कहा गया है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल होना चाहिए। और साथ में इस तरह से हमारी जो धरती माँ है, इसकी उपजाऊ शक्ति कम ना हो, तो केमिकल फ्री फार्मिंग होनी चाहिए। ज्यादातर बजट्स ने ट्रेडिशनल सोर्सेस की बात की है, लेकिन पहली बार हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की है ब्लेंडेड कैपिटल की, जिसको और समझना पड़ेगा वो क्या इसमें कहने की कोशिश करी और कैसे प्राइवेट लोग इसमें कैपिटल दे पाएंगे। आज भी हमारा देश कुछ बुनियादी अ, अ, समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे पहला है पानी, जल जीवन। तो जल ही नहीं मिल रहा, और ये प्रण लिया गया है कि 5.5 करोड़ टैप, नलके लगाए। बहुत बुनियादी बात है, लेकिन बिना नल के तो चाय भी नहीं बनती। तो जब नल ही नहीं होगा तो चाय कैसे बनेगी? तो बहुत फोकस दिया गया है कि 5.5 करोड़ टैप लिए जाएं। और पानी को प्रोवाइड करने के लिए पावर लगती है। तो वो पावर कहां से आएगी? क्लीन पावर पे बहुत फोकस दिया गया है, हाइड्रो एंड सोलर पावर को। ये सारा गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर ही। इसके अलावा कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा आ जाती है, तो टेक्नोलॉजी और नेचर को बिना ज्यादा खर्च किए हुए पहली बार बजट में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को भी महत्व दी गई है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स बहुत परेशान हैं पिछले 2 साल से, 2020 से, क्योंकि आपका कोरोना आ गया, उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी खत्म हो गए। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी लिंक्ड स्कीम सरकार ने एक्सटेंड की है। कोरोना की वजह से एजुकेशन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। और 2 साल से तो आप समझिए, हम लोग तो ये लैपटॉप है, फोन है। अर्बन एरिया में फिर दिक्कत कम है, लेकिन छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में हमारे बच्चे 2 साल पीछे हो गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 200 से ज्यादा टीवी चैनल का निर्माण होगा, का इस्टेब्लिशमेंट होगा। और उसमें हर क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए क्लासेस हो रही हैं और टीवी पे जा रही हैं। तो पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ये कहते हैं कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है। अगर आपको स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाइए, वरना घर में टीवी ले लीजिए। बच्चा प्रोग्राम देखता है, टीवी पे भी क्लासेस अटेंड कर सकता है। और ओपन एग्जाम का सिस्टम आने वाले समय में
पेरेंट्स को जो 10-10, 15-15 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से काफी कम हो सकता है। पहली बार किसी देश ने यूनिवर्सिटी लेवल पे डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है, और उसके लिए कोई हब एंड स्पोक मेथड उन्होंने कहा है। साथ में कोरोना की वजह से दिमागी संतुलन बिगड़ने की भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और एक नेशनल लेवल पर टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की बात की है। आप जैसे ऑल्टरनेट मीडिया है और चैनल्स हैं, इससे कोरोना में काफी लोग एंगेज रहे, लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आया, नौकरी छूट गई क्या करें, डिप्रेशन में आ गए जो अकेले रह रहे हैं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा इस देश की उन्नति में आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिनको आज कहा गया कि अपग्रेड करेंगे उनकी स्कीम को। और आज भी हमारे देश में लाखों लोग बिना घर के रह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग लगभग 80 लाख लोगों को घर, छत प्रोवाइड करने का प्रोविजन दिया गया है। ये सब आम आदमी के लिए है। टैक्स में रियायत आम आदमी के लिए नहीं, मिडिल क्लास के लिए होती है। वो एक मुझे लगता है छूट गया, वो भी मैं समझाऊंगा क्यों छूट गया। तो 80 लाख घर। इसके अलावा बहुत बड़ी समस्या जो हमारे देश में है कि छोटे 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 गांव हैं, वहां से जो यूथ है वो वहां काम ना करके यहाँ शहरों में आ रहा है, जिससे गांव का भी बैलेंस बिगड़ रहा है और शहरों का भी बैलेंस बिगड़ रहा है। यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन हो रही है और वहां पर लोग नहीं है काम करने के लिए। तो वाइब्रेंट विलेजेस, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ऐसी कुछ नई नई बातें रखी गई हैं जो मुझे लगता है कि गांव को भी एक तरह से, आप इटली चले जाइए, वहां पर ऐसे छोटे छोटी छोटी जगहें हैं। आप स्पेन चले जाइए, ऐसी ऐसी जगह हैं जिनके नाम नहीं सुने लेकिन बहुत सुंदर है। मेरे हिसाब से हमारा देश बहुत सुंदर है। अगर इसके गांव में अच्छी सड़क, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहने का, तो गांव में भी वाइब्रेंसी आ सकती है। लेकिन गांव को क्या रोक रहा है वाइब्रेंसी से? वहां पर पोस्ट ऑफिस है, बैंक नहीं है। तो पहली बार डिजिटल बैंकिंग पोस्ट ऑफिस में लाई जाएगी, जिससे पर्टिकुलरली किसानों को मदद मिलेगी, और जो हमारे बूढ़े सीनियर लोग घर के अंदर हैं उनको बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। यही नहीं, 75 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। इससे अलावा यह भी पाया गया कि जो आज का उद्योगपति है वो ब्रिटिश राज के 25,000 कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहा था, उनको इस सरकार ने हटा दिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। इसके अलावा 1486 यूनियन लॉज को रिपील किया है सरकार ने, जो कि आज बताया गया। ये बहुत एक निर्णायक डिसीजन हुआ। अभी भी मैं आपको बताऊं, 50 से 100 लाइसेंस चाहिए आपको अगर आपको एक फैक्ट्री चलानी है। मेरे हिसाब से 2 साल के लिए, और अगले पिछले 2 साल और अगले 2 साल भी इनको कर देना चाहिए, तो पेनल्टी भी कम करें। लेकिन अभी उसमें कोई रियायत नहीं दी गई। ये एक मिसिंग है मेरे हिसाब से इस बजट के अंदर। अर्बन सेक्टर के अंदर ये बहुत मुश्किल हो रहा है। छोटी छोटी, आप गुड़गांव में चले जाइए रोड ब्लॉक्ड है, नोएडा में चले जाइए रोड ब्लॉक्ड है। अभी ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिल्ली तो टोटल चक्का जैम है, जाना ही मुश्किल हो गया। इसलिए अर्बन प्लानिंग की एक पहल की गई है, और इसमें 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस देंगे जो ट्रेनिंग देंगे कैसे हम अपनी दिल्ली, मुंबई को शंघाई, बेजिंग, न्यूयॉर्क बना सके। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ हो सकेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मिडिल क्लास के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि देखिए, आने वाले समय में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रहेगी। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी तो उसकी चार्जिंग के लिए भी कोई जगह चाहिए। तो नया उद्योग आ सकता है चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, पहली बात। दूसरा,
बैटरी स्वैपिंग, ये क्या होता है? मैं रोज जाऊंगा यहां से गुड़गांव, अब हमारे क्या है कि आते हुए बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो 5 मिनट लगेंगे, मेरी बैटरी ली जाएगी और बैटरी चेंज हो जाएगी। तो आपको अगर लंबे रास्ते में जाना है तो छोटी छोटी जगहों जैसे पेट्रोल पंप है, इस पे ऐसे स्टेशन बन जाएंगे जहां पर एक व्यक्ति अपनी बैटरी देगा और दूसरी बैटरी उठाएगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की पहली बार बात की गई और एक नया सर्विस दैट इज बैटरी एनर्जी सर्विस की भी एक नई उम्मीद दी गई है। अभी हमारे किसान भाइयों को बहुत मुश्किल होती है कि वो अपनी जमीन बेच नहीं पाते। क्यों नहीं बेच पाते? कोई तरीका ही नहीं है। ये जमीन एक आदमी की है कि 100 आदमियों की है। तो पहली बार बात की गई है लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, LPIN। इससे क्या होगा? अगर आपके पास ये आधार कार्ड की तरह कार्ड है और डिजिटल नंबर है तो ये और आपके नाम में है, तो सरकार ने दैट इज जो तहसीलदार है, जो डीएम है, उसने पूरी जांच कर ली है कि ये जमीन का टुकड़ा आप ही का है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर कोई किसान भाई किसी ऋण की वजह से अपनी जमीन बेचना चाहे तो कम से कम उसका मालिकाना हक डिटरमिन करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक और बहुत चीज देखी गई है कि हमारे देश में कंपनी खोलना तो एक दिन में है, लेकिन बंद करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो पहली बार बजट में कहा गया एक एक्सेलरेटेड, मतलब बहुत जल्दी, कॉर्पोरेट एग्जिट, मतलब आप कंपनी बंद कर पाएंगे, एक सिस्टम उसके लिए भी शुरू होगा। बहुत सारे छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो जेम पोर्टल से सरकार को सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बिल की पेमेंट नहीं कर पा रही है। क्यों? बिल चेक ही नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम, साइन में प्रॉब्लम, पेपर नहीं मिला प्रॉब्लम। उस सब समस्याओं को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई बिल सिस्टम फॉलो किया है। और मेरे हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहूंगा, आप जल्दी से जल्दी ई बिल सिस्टम लाइए और पेमेंट 15 दिन के अंदर दीजिए। हमारे छोटे मध्यम वर्ग के लोग जो उद्योग हैं तड़प रहे हैं। सेल उन्होंने की है, सरकार को की है, लेकिन पैसा उनको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनका सारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ठप है और बैंक उनको पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि बैंक के बैलेंस शीट में खूब ज्यादा एनपीए है। लेकिन वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब नया बैड बैंक बन गया है, उससे आराम आएगा। इस बजट के अंदर पहले सरकार क्या करती थी, एक श्योरिटी बॉन्ड लिया करती थी जो बैंक देता है। क्या है? अगर कोई प्रोक्योरमेंट अगर सरकार कर रही है, सामान कुछ आप सामान खरीद रही है, तो आप सामान दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसका एक श्योरिटी बॉन्ड होता था जो बैंक देता था पैसे लेके। अब क्या कह रही है सरकार? इस बॉन्ड की जरूरत नहीं है, आप क्या लाइए? आप लाइए एक इंश्योरेंस, सॉरी, बैंक गारंटी देते थे पहले, अब क्या है? श्योरिटी बॉन्ड जो इंश्योरेंस है। इसको समझिए, पहले बैंक गारंटी करता था कि अगर ये व्यक्ति नहीं करता तो मैं आपकी भरपाई करूंगा। अब क्या कह रहे हैं? बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है, आप लीजिए इंश्योरेंस। अगर आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की तो आपकी जो लाइबिलिटी बनती है उसको इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो मेरे हिसाब से कल सुबह होते ही जो ये चैनल आपका देख रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उनमें जो इस बिजनेस में घुसने की उम्मीद रखते हैं, उनके अंदर एक नई वाइब्रेंसी अगले हफ्ते 15 दिन में देखी जाएगी। इसके अलावा एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग, कॉमिक, इसको ऊपर एक टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। देखा गया है कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आपको फाइनेंस की नॉलेज देना, यंग लड़कियों को मेंसुरल एजुकेशन देना, कॉमिक के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से बताई जा सकती है। तो इसके ऊपर भी सरकार ने एक टास्क फोर्स की गठन किया है। इसके अलावा सरकार ने नया 5G ऑक्शन की भी बात की है, जिसमें खूब सारा पैसा, अभी 33% लोन ले रही है सरकार, बोरोइंग कर रही है
और अगर उसके पास 1 रुपया आता है, उसमें से 20 पैसा इंटरेस्ट का निकल जाता है, जो ब्याज उसका इंटरेस्ट में निकल जाता है, तो सरकार ने अब इसको कम करने के लिए 5G ऑक्शन नए प्लेयर्स को लाने की बात की है। तो मेरे हिसाब से सरकार खूब मोटा पैसा इस ऑक्शन से कमा पाएगी और एक ऑनेस्ट, एक करप्शन फ्री वे में होगा, तो लोगों को सस्ती और बेटर सर्विसेज भी मिलेंगी। इसके अलावा इसकी सर्विसेज सारे ग्रामीण लोगों को मिलेंगी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। मतलब आपका ये जो चैनल है बहुत फास्ट स्पीड से गांव में भी देखा जा सकेगा, और गांव के लोग जो स्किल ओरिएंटेशन चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, आप जैसे अच्छे चैनल के माध्यम से उनको मिल पाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ी जो एक अनाउंसमेंट हुई है, मैं हमेशा बचपन से सोचता हूं, हम अमेरिका को, फ्रांस को इतना पैसा, लाखों लाखों करोड़ की इक्विपमेंट क्यों खरीदते हैं? पहली बार मेरे हिसाब से एक बड़ा निर्णायक डिसीजन लिया गया है कि 68%, लगभग लगभग 70% जो भी प्रिक्योरमेंट होगी भारत की बनी हुई कंपनियों से होगी, चाहे वो टैंक हो, चाहे प्लेन हो, चाहे ड्रोन हो। और जो नए एंटरप्रेन्योर्स घुसना चाहते हैं वो डीआरडीओ के साथ मिलकर इस एरिया में घुस सकते हैं। तो ब्रिटिश राज में ये नहीं था, ब्रिटिश राज में ब्रिटेन से खरीदिए। अब हम क्या कह रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी आत्मा हमारे को अलाउ करेगी अपने गुड्स के लिए। इसके अलावा जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ऐसी 14-15 इंडस्ट्री पाई गई हैं जहां पर आज भी हम लैक कर रहे हैं, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, उसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब आपको रियायत मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी अगर आप ज्यादा बनाते हैं उन सेक्टर्स में से, जैसे पॉली सिलिकॉन, सोलर पैनल, इन तरह के बिजनेसेस को एक स्पेशल पुश इस बजट में दिया गया है। साथ में इस बजट में सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है। जो गरीब लोग हैं, अगर अगर हमें पता हो तो एक बहुत फेमस मसुलिनी नाम के व्यक्ति थे, लेकिन वो रैक पिकर थे। तो कबाड़ी का काम को बहुत बड़ा पुश मिला है। कबाड़ी बहुत देश को सर्विस देते हैं, घर घर जाते हैं, वहां का सामान इकट्ठा करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, ये 3 फंडामेंटल पिलर्स होते हैं एक सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। इसमें गरीब जो जगह जगह जाके रैक पिक करते हैं उनको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जिससे उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी और पॉवर्टी से वो बाहर निकल सकेंगे। तो उनको फोकस देने की बात की गई है। साथ में थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बायोमास यूज होगा। जो हम ये हर समय शोर करते रहते हैं, पराली जल रही है, पराली जल रही है, पराली जल रही है। अरे पराली जल क्यों रही है? क्योंकि उसका कोई कहां जलाए उसको, अब जलाइए। थर्मल पावर प्लांट में आग लगाने के लिए कोयला, उसके लिए ये पराली इस्तेमाल होगी। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा क्लीन एनर्जी के लिए, क्लीन क्लाइमेट के लिए एक बहुत अच्छा एक निर्णायक स्टेप लिया गया है। पहली बार किसी सरकार ने 35%, 35% का इंक्रीज किया है, जो कि लगभग लगभग हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का 3% है। लगभग लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा आने वाले 1 साल में। मुझे लगता है अगर ये सरकार कर लेती है तो अगले 5 साल में कम से कम 1 या 2 जगहें ऐसी होंगी जो सिंगापुर जैसी सुंदर दिखने में लगेंगी। इसके अलावा सरकार को पता है ये सब ऐसे नहीं हो सकता, पैसा लगता है। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात की गई है। हर पब्लिक सेक्टर यूनिट को वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के पैसे कहां से आएंगे? ग्रीन बॉन्ड से आएंगे। ग्रीन बॉन्ड पैसा देगा और उससे ये क्लीन एनर्जी पैदा करेंगे। इसके अलावा गुजरात में एक जगह है जिसे कहते हैं गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर,
वहां पर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप होगा। इतनी सारी लगभग लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए भारत में आया है प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल से। अब जरूरी बात है वो आए हैं तो झगड़ा भी होगा। झगड़ा हमें पता ही है कि जब पैसा इन्वॉल्व होता है की जरूरत थी। इसके अलावा वहां पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज सेटअप कर सकती हैं गिफ्ट सेंटर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले कभी फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत की सॉइल पे नहीं अलाउ किया गया। आज पहली बार नहीं, हमें नॉलेज चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, तो फॉरेन की यूनिवर्सिटी गिफ्ट सेंटर के अंदर अपने आप को सेट कर पाएगी। ये एक नया निर्णायक डिसीजन है। इसके अलावा हमें बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए थीमेटिक फंड्स की बात की गई है। ये NIIF और सिडबी मिलके 20% कंट्रीब्यूट करेंगे और इसको मैनेज सरकार नहीं, प्राइवेट फंड मैनेजर मैनेज करेंगे। किस लिए करेंगे? डीप टेक, री एनफोर्समेंट लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग, मशीन लर्निंग, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा, इन सब के लिए यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात इन नटशेल आपको अगर हम कहें तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एक एजुकेशन पर अगर हम बात करें तो दे हैव गिवन ए ह्यूज पुश। यस, यस मैडम, यस। और 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है हर, मतलब करेंसी प्रिंट करने में। 2016 में जो इतना डीमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तो सरकार की अब वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। 22-23 से आपके पास एक नया डिजिटल रूपी होगा। यहां पर कोई बिटकॉइन नहीं होगा, इथेरियम नहीं होगा, यहां अपना डिजिटल रुपया होगा। गांधी जी अब आपके पर्स से निकल के आपके फोन में आने वाले हैं। अब सिर्फ पर्स में नहीं, अब फोन में भी गांधी जी होंगे और हम सर उनको गांधी जी नमन से कर बहुत पाएंगे जब now you made something which made me laugh. I don't like Gandhi ji on the on the currency note. Call me left, rightist or ओके, whatever you, but I don't like Gandhi ji. Even if he's on the rupee note or currency note. I mean, thankfully digital currency is coming, and if he's there, if his photograph is there, like, I'm going to really hate the Modi government for that. We have had enough of Gandhi for 70 years, and that pedophile person, जिन्होंने इतना सब कुछ किया just because social media, there was no other alternate media, so they got away with it. So thanks for that digital thing. Sir, let's take it up to Girdhar sir also. Girdhar sir, would you like to elaborate on the points Dr. Saurabh Agarwal has put light on? सर आप म्यूट में हैं हाँ, जी। देखिए, बजट जो होता है वो सरकार का आमदनी और खर्चे का एक अनुमान है। इतना आमदनी हो सकती है और इतना खर्चा हो सकता है, वो एक अनुमान है, ठीक है ना। ये जो है एक्चुअली उसका एक बजट एस्टिमेट होता है, फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, फिर एक्चुअल होता है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ जो बोला गया वही होना ऐसा कोई गारंटी नहीं है आपके लिए। ये ऐसा होगा वो उनका एक मंशा है, मतलब उसका एक सोच है, बस उतना ही है। उससे ज्यादा हम उसको मतलब सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी बजट जो है वो 100% सबके लिए, सबके हित में नहीं होगा। कुछ लोग उससे खुश होंगे और कुछ लोग नाराज होंगे, ये तो जायज है। क्योंकि जब सरकार खर्च कर रही है तो अपने ऊपर खर्च जितना करती है उससे ज्यादा प्रजा में खर्च करना है, देश में खर्च करना है, लोगों के भलाई के लिए खर्च करना है और राष्ट्रों के लिए खर्च करना है। तो ये जो चीज है, जब वो किसी को कुछ पैसा देने की बात करती है तो कोई और नाराज हो सकते हैं, या जिसको पैसा मिल रहा है वो भी खुश हो सकते हैं या ना खुश हो सकते हैं, मुझे कम पैसा मिल रहा है। तो ये सब चीज जो है ये पॉलिटिकली भी चलता है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों आप जोड़ के ही देखना पड़ेगा, आप अलग अलग से नहीं देख सकते हो। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों चलते हैं। तो ऑब्वियसली इस बजट में भी कुछ अच्छी चीजें हैं
और कुछ चीज ऐसे हैं कि मतलब और अच्छे हो सकते हैं, और कुछ चीज जो इसमें बोला मतलब इंक्लूड करना चाहिए था वो इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे दो तीन है इसमें। और बेसिकली आप देखेंगे तो धीरे धीरे हमने जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी है उससे हम थोड़ा उसका इंडिजनाइजेशन करने की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले जो था वो फरवरी 28 शाम को 5 बजे ऐसा कुछ बजट प्रेजेंट होता था, क्योंकि वो लंदन में सुबह 10 बजे का टाइम था। तो मतलब लंदन में देखना है जो कॉलोनियल पीरियड में शाम के टाइम में, और लास्ट डे ऑफ फरवरी वहाँ लंदन में लोग ऑफिस दफ्तर आके बैठते हैं, तब वो सुन सकते थे रेडियो में। तो इसी चल रही थी। 1999 में यशवंत सिंह एनडीए वाजपेयी की गवर्नमेंट में वो बदल दिया था, उसको लेके सुबह 11 बजे किया था उसको। फिर आगे चल के देखेंगे तो मोदी सरकार आने के बाद उसको 1 महीने आगे लेके आया। क्यों लेके आया? अब देखिए फरवरी 28 को आपने बजट प्रेजेंट करते हो, फिर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होता है, फिर उसको पारित करने में आपको अप्रैल या मई हो जाता है। उसके बाद उसका जो खर्च करना वो शुरू होता है, मतलब इफेक्टिवली जून या जुलाई में शुरू होता है, आपके पास 8-9 महीने ही बचा रहेगा। तो हर साल यही चक्कर होता है कि बजट का जो प्राविधान था वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, कुछ ना कुछ छूट जाती है, ये चल रहा था। तो मोदी सरकार आके ये बोला है कि ठीक है भाई, वो 2 महीने हम काट लेंगे, फरवरी 1 को ही हम प्रेजेंट करेंगे और मार्च अंत तक इसको पारित कर देंगे, ताकि अप्रैल 1 से जो है ना आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज आ गया तब से, एक फरवरी 1 से वो चल रहा था। फिर बदलाव आया कि रेलवे बजट अलग से प्रेजेंट हो रहा था, 92 ईयर्स तो वो प्रेजेंट हुआ अलग से। क्यों भाई, रेलवेज के बजट अलग से क्यों? फिर एयरवेज के लिए अलग क्यों नहीं? शिपिंग इंडस्ट्री के लिए अलग क्यों नहीं? रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अलग क्यों नहीं? तो ये सब जो चीज है ना वो लेगेसी है, ब्रिटिश काल से चली आ रही है, तो चला रहे हैं बस। क्यों चला रहे हैं किसी को पता नहीं है, बस ऐसे चलते गया। 2017 में उसको भी खत्म कर दिया, यूनियन बजट में उसको मिला दिए। ऐसे कुछ चीज जो है ना कॉलोनियल लेगेसी है ना, वो घटते गया। और पिछले 2 साल से उनका जो ब्रीफ केस था वो भी गया, अभी एक लाल कवर में लेके आ रही है मैडम। और पेपर खत्म हो गया, अभी डिजिटल उसमें चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो अच्छे हैं, मगर इनमें और बदलाव आना चाहिए। देखिए, ब्रिटिश की सोच जो है या वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल का सोच जो है वो ईयरली वो सोचते हैं, हर साल क्या होगा, खर्च क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा, ये उनके सोच। और अमेरिकन मॉडल में जो है हर क्वार्टर सोचते हैं, हर 3 महीने में क्या होगा, इसलिए हर क्वार्टर में रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं कॉर्पोरेट्स, फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, ये सब आपको पता ही है। तो मगर यह क्या हमारे लिए ये फिट होता है क्या, हमारे लिए ये चलती है क्या, और इससे हटके कुछ और सोचना क्या? अब देखिए उनके जो स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी है, उनके तनख्वाह तो हर महीना मिलता है, वो ठीक है, आप महीने का करो, साल का करो, 2 साल का करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिक्स्ड है, वो चलता रहेगा। वो जो पे कमीशन आएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, वो अलग बात है। मगर इनमें जो चीज है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सड़कें बनाना चाहते हो, या बंदरगाह बनाना चाहते हो, हवाई अड्डा बनाना चाहते हो, या कोई फैक्ट्रीज बनाना चाहते हो, कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, ये 1 साल में खत्म नहीं होगा ना, ये लगेगा 3, 5, 6, 7 साल लगेगा। और कुछ चीज ऐसे होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म, मतलब 20-25 साल का प्लानिंग भी करना पड़ेगा आपको, जैसे अर्बन टाउन प्लानिंग हो, या कुछ बेसिकली आपके प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना हो। मान लो कि अब रशियन प्लेटफॉर्म्स में है, मिग्स और सुकॉइज में है, उससे हटके हम फ्रेंच या यूएस प्लेटफॉर्म्स में जाना चाहते हैं, तो ये चीज जो है ना 5-6 साल में नहीं होगा, 20-25 साल लगेंगे उसके लिए। तो मेरे ख्याल से जो है ना, इस
चीज को ध्यान में रखते हुए बजट में 3 प्रपोजल रखना चाहिए। एक जो है 1 साल का इमीडिएट जो रेवेन्यू खर्चा है, ये छोटे छोटे खर्चे हैं उनके लिए 1 साल का फिक्स रहेगा। मतलब इसका बजट जो है मतलब पार्लियामेंट अप्रूव करेगी और उससे आगे नहीं जा सकता है खर्च। उससे आगे खर्च करना हो तो फिर दोबारा पार्लियामेंट के पास जाएगा, फिर अप्रूवल लेके आएंगे। एक मीडियम टर्म बजट भी इनको रखना चाहिए, 3 या 5 साल का एक बजट लाना चाहिए। क्योंकि अब देखिए इस साल जो है डिसइन्वेस्टमेंट का पिछले साल 1,75,000 1,75,000 टारगेट था आपका, मगर हुआ 14,000 ही आप डिसइन्वेस्टमेंट कर पाए। शायद मार्च में LIC का कुछ पब्लिक इश्यू आ सकता है, तो शायद एक 40-50 हजार और उसमें जोड़ लीजिए। फिर भी 1,75,000 तो आप कर नहीं पाएंगे। 1 साल में करना ये मुश्किल बात है। आप अपने ऊपर क्यों इतना टेंशन लगाते हो? आप 1,75,000 करने के लिए आपको बहुत प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको मान लो कि कुछ बैंक्स को मर्ज करना हो या कुछ और पब्लिक इश्यू लेके आना हो, उसका प्रोसीजर रहेगा। इतना आसान से आप डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इसलिए आप विंडो दे दो, हमने 3 साल में 5 लाख करोड़ हम डिसइन्वेस्ट करेंगे या 5 साल में करेंगे। कुछ ऐसा मीडियम टर्म में आप करेंगे ना, तो आपके पास विंडो रहेगा, ये प्रोसीजरल विंडो, ये सब करके धीरे धीरे से होगा वो। नहीं तो क्या हो जाएगा। और सिमिलरली डिफेंस एक्सपेंडिचर देख लो आप, डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी साल खत्म हो गया तो वो जो पिछले साल का बजट है वो एक्सपायर हो जाएगा। इस साल दिसंबर जनवरी में फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री ये सब बहुत से मीटिंग्स अटेंड किए हैं, बहुत से प्रेशर डाले थे आर्म फोर्सेस के ऊपर कि आप खरीदो, और ऊपर से उनको एक और दबाव था कि आप इंपोर्ट नहीं करना है, बाहर से नहीं लेके आना है, यहाँ मेक इन इंडिया हो या मेड इन इंडिया हो, इंडिजिनसली आप प्रोक्योर करो। तो ये दोनों प्रेशर के चलते हुए जो हमारी सेना है, आर्मी है, वो 50% भी वो खरीद नहीं पाया इस साल। उनका जो बजट था उसमें 50% भी खरीद नहीं पाया वो। एयरफोर्स जो है वो 60% तक गया, और नेवी जो है उनके बजट से आगे निकल गया। बस एक नेवी है जो ज्यादा खर्च किया है, मगर बाकी 2 खर्च नहीं कर पाया। अब क्या हो गया, वो बजट एक्सपायर हो गया। अभी इस साल उसको खरीदना हो तो वो चीज जो है फिर इसमें डालना पड़ेगा। शायद पिछले साल बहुत प्लानिंग किए होंगे वो लोग, मान लीजिए AK-203 राइफल्स हो या बुलेट प्रूफ वेस्ट हो, हेलमेट्स हो, कुछ तो प्लान किया होगा, मगर ऑर्डर करते करते बजट खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। अब क्या करना है, फिर शुरू करना है, वो फिर बजट में डालना है। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि जो ब्रिटिश लेगेसी है, हर 1 साल अलग अलग से देखने वाली ये जो लेगेसी है उसको छोड़ना है। फिर हमने एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म 3 बजट हमें बनाना है। एक चीज है। और एक और बदलाव इसमें आ सकता है कि अभी कैश बेसिस में अकाउंटिंग हो रहा है। मतलब हमें पैसा मिला तो अकाउंट करेंगे, पैसा नहीं मिला तो उसको अकाउंट नहीं करेंगे। तो ये जो चीज है ना, अकाउंटिंग पैरेलल्स में ये करेक्ट नहीं है। मर्केंटाइल बेसिस पे करना पड़ेगा आपको। मान लो कि पिछले साल का खर्चा आपके ऊपर आ गया, अब खर्चा इस साल में दिखाना है आपको। और मान लो कि पिछले साल का कलेक्शन इस साल आ गया, अब इस साल में दिखा रहे हो, तो मतलब मान लो कि LIC आपने बेच दिया, वो बेच नहीं रहा है, पर मान के चलते हैं चलिए बेच दिया, तो उसका जो पैसा है आपको अप्रैल में मिलेगा। मार्च में आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मगर पैसा आपको अप्रैल में मिलेगा। आप उनको दिखा रहे हो अप्रैल में दिखा रहे हो, अगले साल दिखा रहे हो, तो गलत है ना। ट्रांजैक्शन हुआ पिछले साल। तो ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये भी हमें बदलना चाहिए। और बेसिकली जो है ये जो एंटायर गवर्नमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम और इसका ऑडिटिंग सिस्टम जो है वो पूरे ब्रिटिश सिस्टम से प्रेरित है। तो इससे हटके हमारी जो अंदरूनी हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो एंशिएंट भारतीय परंपरा है, उनके बेसिस पे हमें इसको बदलना पड़ेगा।
आचार्य चाणक्य जी ने बोला था कि आप टैक्सेस ऐसा कलेक्ट करो जैसे जो मधुमक्खी होता है ना, जो हनी बी, छोटे छोटे पैमाने पे हर फूल पे जाता है, कलेक्ट करता है, ऐसे कलेक्ट करो। मगर आप देखिए डायरेक्ट टैक्सेस या क्या हो रहा है, हमारे पास है ऑलमोस्ट 140 करोड़ लोग हैं, मगर टैक्स रिटर्न्स कितने लोग फाइल करते हैं? 7.5 करोड़ लोग फाइल करते हैं। उनमें से भी 5 या 6 करोड़ लोग कुछ टैक्स भरते ही नहीं है। अभी रहा 1 करोड़। अब देखिए 1 करोड़ टैक्स पेयर्स 140 करोड़ लोगों के लिए पैसे भरना, ये क्या जायज है क्या? ये प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ब्रिटिश सोच से चलती आ रही है। इसलिए ये चीज इन चीजों में बदलाव लाने का जरूरत है। तो कुछ बदलाव आए हैं और कुछ और चाहिए। ये ब्रॉड व्यू मुझे बोलना था। और स्पेसिफिकली इस बजट में आएंगे, जैसे मैंने बताया, कुछ अच्छे चीजें हैं और कुछ हो सकते थे और नहीं हुआ, कुछ गलत भी है। मतलब ये तीन कैटेगरी में हम देखेंगे। अच्छा क्या हुआ, अभी एक आने वाले 25 साल के लिए एक विजन सामने रखी थी मैडम निर्मला सीतारमण जी ने। जैसे 2050 में हमारे देश की आबादी जो जितना भी है वो 50% लोग शहरों में रहने का अनुमान है। दे विल लिव इन अर्बन सिटीज, मतलब मेजर मेट्रोपॉलिटन हो या अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाएंगे। गांव से निकल के ये लोग अर्बन एरियाज में आके सेटल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारी जितने भी अभी अर्बन सेंटर्स हैं वो इतना पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। उनके पास पानी की कमी होगी, ड्रेनेज सिस्टम्स का प्रॉब्लम होगा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा, पोल्यूशन हो, मतलब वहाँ पब्लिक यूटिलिटीज हो, मतलब हॉस्पिटल्स और गार्डन्स, पब्लिक रिलैक्सिंग एरियाज, जो भी हो, ये सब स्ट्रेन में आ जाएंगे, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब से हम उसके बारे में सोचेंगे। जो टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट्स हैं, इन सबको एक मंच पे लेके आएंगे, एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे और उनके बारे में सोचेंगे। ऐसा उनका वक्तव्य है इसमें, इस बजट स्पीच में है उनका। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब आने वाले हमारी जो चैलेंजेस होंगे उसके बारे में हम आज से सोचना शुरू किया है। ये फ्यूचरिस्टिक है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज इसमें देखता हूं तो फिर धीरे धीरे से हमारी जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, केमिकल डिपेंडेंस से लेके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने का एक मंशा है, एक इरादा है, वो भी इसमें मैडम ने बोली है, वो अच्छी बात है। मगर हम एकदम से पूरा केमिकल को हटा नहीं सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। श्रीलंका ने करके ट्राई किया है। पिछले साल जो है वो पूरा केमिकल को बैन कर दिया। पूरा श्रीलंका जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेगा, ऐसा गवर्नमेंट का डिसीजन था। इस डिसीजन के चलते हुए श्रीलंका में पूरा जो खाने का चीज का जो प्रोडक्शन है वो एकदम सा गिर गया। अब वहां एक खाने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आके बैठ गया उधर। वहां खाना नहीं मिल रहा है। खाने का इन्फ्लेशन जो है, मतलब बहुत सी चीजें 3-4 गुने बढ़ गए हैं। वहां के अंडे हो, मतलब फार्म प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो, सब चीज, गेहूं, सब्जी, सब बढ़ गया और मिल नहीं रहा है उधर। क्योंकि आप देखिए, फर्क देखिए, केमिकल प्रोडक्शन में आप फर्टिलाइजर्स डालते हो तो प्रोडक्शन यील्ड ज्यादा होता है आपका। जब आप केमिकल निकाल देते हो, ऑर्गेनिक पद्धति में करते हो, तो इमीडिएटली आपका क्वांटिटी ऑफ जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो वो कम हो जाएगा। ये एक बात है। मगर केमिकल जो है लॉन्ग टर्म बेसिस में आपका जो जमीन है उसका उत्पादक शक्ति होगा, उसका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगा उसको मारेगा। अब पंजाब में देखने को मिल रहा है हमें, पंजाब की जमीन पूरा मतलब ऑलमोस्ट डेड। वहां तक इतना केमिकल्स डाला गया। अभी जो फार्म लॉस के खिलाफ जो एजिटेशन हुआ है, वो उसके पीछे आप देखेंगे तो पंजाब में जितना गेहूं और चावल का प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा सरकारी जो गोडाउन्स में उसमें बेच रहे हैं लोग। कहां से मिल रहा है इनको? मतलब बिहार से, यूपी से ये खरीद के यहां बेच रहे हैं लोग। तो इतना फ्रॉड्यूलेंट है ये लोग, आप समझ सकते हो। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम होगा, आपका सॉइल हेल्थ पूरा खराब हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, फ्यूचरिस्टिकली मैडम ने जो सोचा है। इंप्लीमेंटेशन में इसमें बहुत दिक्कतें आएंगे,
हमें देखना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि आपका तो एमएसपी है। अभी एमएसपी का लॉ भी एक संशोधन भी लाने का आप सोच रहे हो। जब एमएसपी आएगा तो एक फर्टिलाइजर डाल के पकाने वाला 100 बैग वो लेके आएगा, तो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला 20-25 बैग ही लेके आएगा ना वो। तो ये जो फर्क है, इसको कैसे ब्रिज करेंगे आप, उसको कैसे इंकरेज करेंगे? वो पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है तो कोई ऑर्गेनिक फार्म में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें है पॉजिटिव एंगल भी है और चैलेंजेस भी है, ये एक दूसरी बात है। और तीसरी, जैसे सौरभ जी ने बोला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके जो इंडस्ट्री है, हम कम से कम 7-8 साल पीछे हैं चाइना से। चाइना बहुत आगे चल गया, उनका तो हर हाईवे में मतलब हर 4-5 किलोमीटर में आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको। यहाँ वो इंडस्ट्री अभी अभी शुरू हुआ है, तो अभी इतना चार्जिंग पॉइंट्स लगाना आपको मुश्किल है। तो ऑल्टरनेटिव भी मैडम ने सजेस्ट किया है, जैसे वो सौरभ जी भी बोल रहे थे, आपके जो बैटरी एक्सचेंज कर सकते हो, आपका बैटरी निकाल के किसी को दे दो और वहां बैटरी उठाओ, आप चलते बनो। आपके पास वक्त नहीं है, फिर आगे कहीं और कोई और बैटरी आप यहाँ इसको हैंड ओवर करके कर सकते हो। ये एक प्रपोजल है, मगर इसको इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आएंगे वो देखना पड़ेगा, मगर सोच तो सही है, ठीक है ना। ऐसी वाली चीज जो है, और हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी इंडिजिनाइजेशन का बहुत दबाव है, स्पेशली फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आज इस साल 22-23 में आप 68% टारगेट रखे हैं इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट का। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाएंगे और मेक इन इंडिया का वेट भी बढ़ते जाएगा। जब तक आप इस चीजों में आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तब तक आपका फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, आप उसमें आपका फ्रीडम नहीं है। आज देखिए यूक्रेन और रशिया के दरमियान इतना तनाव है, इतना टेंशन है। हम यूनाइटेड नेशंस में हमने अब्सटेन किया है, वोट नहीं कर पाया। अब देखिए हम रशिया के समर्थन में वोट करेंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, और उसके खिलाफ वोट डालेंगे तो फिर रशिया गुस्सा हो जाएगा। दोनों हमारे लिए खतरा है। तो हम करें भी तो क्या करें, ये प्रॉब्लम है हमारी। तो हमारी जो स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है वो चली जाती है। ये जो चीज है वो 10, 15, 20 साल पहले होना था, नहीं हुआ, अब शुरू हो गया। और वो भी 5-6 साल देखने के बाद मोदी जी समझ गए हैं, जिसको कहाँ प्रेशर डालने के बाद ये सब होगा, वो प्रेशर डालना शुरू किया। मिसाइल्स, केबल्स, क्या मिसाइल्स हम बना नहीं सकते क्या? डीआरडीओ के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? बाहर से क्यों खरीदना है? गॉगल्स, भाई बाहर से गॉगल्स आना है, अंदर नहीं बना सकते हो। ये जो चीज है ना, जो हम कर सकते हैं वो हम करना चाहिए था, वो नहीं किया था। तब की लॉबी जो थी, वो हर चीज बाहर से इंपोर्ट करने में उनका इंटरेस्ट था, लूटी हो रही थी। इसीलिए वो ये कहते थे कि हम यहाँ की चीज लेंगे, ये सस्ता है, ये इसका क्वालिटी सही नहीं है, तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हम सेफ हैं। ये बात बोल के वो लोग लूटी कर रहे थे। मगर प्रधानमंत्री ने एक टफ स्टैंड लिया, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। ये जो लॉन्ग टर्म सोच है, ये कुछ चीज मैंने बताया। और कुछ चीज जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ इसमें। उसमें एक चीज है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप का लोग है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि टैक्स स्लैब्स नीचे करो, ये सब मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। जो इसका जो मतलब स्टेटस को है, वो 3-4 साल तक स्टेटस को जारी रखना है, फिर इन्फ्लेशन के चलते हुए आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। कम से कम 2-3 साल तो स्टेबल रहना है, वो मेरी बात नहीं है। मगर अब देखिए पिछले 2 साल में ये जो मिडिल इनकम ब्रैकेट में जो लोग रहते हैं, उनका जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है मेडिकल एक्सपेंसेस में। ये मान लीजिए ये कोरोना का जो चाइनीज वायरस है, इसके चलते हुए हर घर में कोई ना कोई बीमार था। मतलब स्पेशली सेकेंड वेव तो बहुत लोग मर गए थे, मगर अभी भी हम इससे हटके नहीं है। अब अभी भी इसके शिकंजे में है अभी।
कोई भी देखो आप, कोई भी आपका फ्रेंड रिलेटिव में देखो, घर में एक आदमी कम से कम कोरोना पीड़ित हुआ होगा। तो आप देखिए, जब आपको कोरोना आएगा, ये मतलब वायरस का सिम्टम्स दिखेंगे आपको, पहले आपको एक आरटीपीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 14-15 दिन के बाद दूसरा करना पड़ेगा। एक एक टेस्ट आपको हजार रुपया लगता है। 2000 इंटू, मान लो घर में 4 लोग हैं, 8-10 हजार तो उसी में गया। फिर आप मास्क खरीदो, मास्क डिस्पोजेबल हो, ये हो, उसका खर्चा पहले 2019 से पहले ये नहीं था। फिर सैनिटाइजेशन के लिए खरीदो, घर का सैनिटाइजेशन के लिए खरीदो। देखो ये सब खर्चा जो बढ़ गया ना, ये प्लान नहीं था 2019 के बाद। फिर भी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है आज तक। अब मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 15,000 जो आप एडजस्ट कर सकते हो, अभी भी 15,000 है। आप उसमें आप एडिशन क्यों नहीं करते? जो आम आदमी है उसका खर्चा बढ़ गया, मगर उसके टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। ये एक गलत है, इसमें कुछ चेंजेस लाना था। शायद मतलब ये जो चीज है, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट। जेन्युइनली जो मिडिल क्लास है उनके लिए एक रिलीफ उनके लिए जायज है, वो नहीं हुआ, दैट आई एम अपोजिंग। सिमिलरली जो है डिफेंस बजट जो है पिछले साल से 9.83% बढ़ा इस साल। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर साल जो जितना हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, उससे नीचे रेट में हम डिफेंस का बढ़ोतरी करते जा रहे थे। मान लो कि 6% का जीडीपी ग्रोथ है, हम डिफेंस को देते हैं 4.5 या 5% ग्रोथ ही देते हैं एडिशन। ये गलत है। इस साल जो है 9.1% और 9.83% हमने डिफेंस को दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज मानता हूं कि डिफेंस बजट जो है कोई भी देश, स्पेशली जो बड़ा मुल्क हो, जो बड़ा इकोनॉमी हो, उसके लिए 2.5 से 3% कम से कम आपका जीडीपी का होना चाहिए। एक तो उसके चलते हुए इंडस्ट्री बढ़ेगा, उसके एंसिलरी यूनिट्स जितने भी है वो बढ़ेंगे, उनका इकोसिस्टम अलग होगा। और दूसरा जो है हमारी सोच बदलेगा। अब तक हमारी सोच जो है, हम डिफेंस है, हमारी सरहद को हम डिफेंड करेंगे, आगे हम नहीं सोचेंगे। ये गलत है। अब इतना बड़ा इकोनॉमी हो तो आपका इंटरेस्ट आपके सरहद में नहीं सीमित नहीं रहेगा, और बाकी दुनिया में भी रहेगा। उसको आप पकड़ने के लिए, उसको आप मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हो, इससे ज्यादा होना चाहिए। अमेरिका जितना डिफेंस में खर्च करता है, उसमें 5% भी उससे ज्यादा नहीं चाहिए, वो खाली उनके जमीन को डिफेंड करने के लिए। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में कोई आके उसको मारेगा नहीं। तो आप समझिए, ये हमारी जो सोच है, 20 स्क्वाड्रन होगा तो हम पाकिस्तान और चाइना को हैंडल कर सकते हैं, उससे आगे हम सोचते नहीं है। मगर आपको शायद 40-50 स्क्वाड्रन चाहिए। आप जो है इंटरनेशनली आपका इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगा, तब तक हमें प्रॉब्लम होगा। फिर आप देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब डिफेंस में होता है, आम आदमी के लिए भी वो काम आता है। पहले जब मिसाइल पार्ट्स का रिसर्च हो रहा था, भारत रत्न अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी हमारी जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी, वो उनका जो रिसर्च किया था, वो डिफेंस रिसर्च में उनका जो फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग्स के चलते हुए जयपुर फुट और ये जो अपाहिज होते हैं ना, उनका जो प्रोडक्ट्स हो लाइट वेट से बना सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ सिविलियन यूज के लिए। अब देखिए, वहां इंटरनेट भी डिफेंस इंडस्ट्री में पहले शुरू हुआ था, फिर सिविल इसमें चला गया। सो डिफेंस इंडस्ट्री में जो भी रिसर्च होता है, जो भी चीजें निकल के आते हैं, वो सिविलियन में भी यूज होते हैं। इसलिए डिफेंस में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हमें कम करना है, और हम जब तक सुरक्षित नहीं है, तब तक हमारी शत्रु बाहर अंदर हमसे डरते नहीं है। अब कोई ना हमसे डरते नहीं है, अभी भी आके उंगली कर रहा है वो, हम खाली उसको रोक के रखे हैं, वो बस नहीं है हमारे लिए। एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान हमें इतना डरा रहा है, इसलिए हम डिफेंस में बहुत खर्च करना है।
मेरे ख्याल से अब अच्छा स्टेप है, मगर एक कम है मेरे लिए, मेरे सोच में। मैं इधर रुकता हूँ, फिर बाद में फिर आगे चीजें बात करेंगे। जी सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग मोर? हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया? बिकॉज आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, और सर आप नहीं नहीं, इकोनॉमिस्ट कुछ हैं। पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो हम्म, पॉइंट ये है कि देखिए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब पैसा खर्च करेगी। इसके अलावा स्टेट्स भी उ- उनका जो प्रोविजन है 10,000 से बढ़ा के 15,000 करोड़, 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते हैं, अपने अपने स्टेट को और बेटर डेवलप कर सकते हैं, और उस पे दे विल नॉट बी चार्ज्ड इंटरेस्ट। तो लोन मिलेगा, लोन वापस करना होगा, 50 साल के लिए लोन मिलेगा, लेकिन ब्याज नहीं। तो मुझे लगता है कोई कुछ कुछ स्टेट्स इस तरह की फैसिलिटी का फायदा वो जरूर उठाएंगी, और हमें स्टेट्स में भी कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे अभी गिरधर जी ने कहा 1 साल का बजट होना चाहिए, तो उस 1 साल में ये देखा जा रहा है कि 39.95 लाख करोड़ हमारे जो एक्सपेंडिचर हम प्लान कर रहे हैं, जो सारी बातें मैंने आपको पहले बताई थी, उसमें इतना खर्चा आएगा, लेकिन हमारी रिसीट्स होंगी टोटल 22.84 लाख। तो ये गैप बहुत ज्यादा है, और इसको पूरा करने के लिए बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, एक स्ट्रेटेजिक ब्लेंडेड फाइनेंस जिसकी बात की गई है, ये करना जरूरी है, वरना सारे बजट लैप्स हो जाएंगे। और कभी भी, मैं तो हर साल कहता हूं, सिर्फ यही नहीं, गिरधर जी, एक अकाउंटेबिलिटी अभी तक बजट में नहीं आई। पिछले बजट में उन्होंने क्या क्या कहा था और इस बजट में उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उसका लेखा जोखा नहीं देते आए हैं, जो कि डबल एंट्री सिस्टम से आएगा। तो अब डबल एंट्री सिस्टम की तरफ जाने लगी हैं सरकारें। नेशनल अकाउंटिंग कोड आया है, एनएमएम जिसे कहते हैं, सारी स्टेट्स अपने म्युनिसिपल कोड्स बना रही हैं, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम अभी भी नहीं आया है, और फिस्कल डेफिसिट अभी भी बहुत ज्यादा रहेगा। मुझे लगता है कि 6.5 6.8% तो रहेगा ही रहेगा। तो जिसको 4% तक लाने की प्लान है मीडियम टर्म में, तो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है बारबल स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी, जिसमें शॉर्ट टर्म में तो ये देखा जाएगा कि जो हमारे छोटे उद्योग हैं उनको जितना भी लोन चाहिए, जो भी पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, वो मिलता रहे। मीडियम टर्म के अंदर हम फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है, इसमें सरकार जो है हमारे हमारे घर की तरह नहीं चलती। सरकार पहले अपना खर्चा प्लान करती है, और फिर देखती है कि ये खर्चा कहां से आएगा, कितना मुझे अपने रिसोर्सेज से करूंगी और कितना मुझे बोरो करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें डेफिसिट रह जाता है। तो उस डेफिसिट को भी एक लिमिट होती है जो कि 4 से 5% होनी चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल में 35,000 करोड़ कोरोना के उसमें खर्च हो गया। तो सरकार, इसलिए सरकारों को सब इकोनॉमिस्ट ने कहा आप चिंता मत करिए, डेफिसिट की चिंता। तो सरकार ने भी सुना, एक एक एडेप्टिव रही, एजाइल तरीके से उसने किया। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत बड़ा रोल है हमारे देश में, रोजगार देने में, फार्मर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, बैंकिंग कोऑपरेटिव्स का। तो उनके लिए भी टैक्स जो है वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कम करके 15% कर दिया है, तो उनको एक मदद मिलेगी। इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, जो कि 12% से कम करके 7% कर दिया है। तो ऐसा नहीं है सबको टैक्स कम नहीं हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कम किया गया है। इसके अलावा किसी ने अगर गलत रिटर्न भर दी है, तो पहले 1 ही साल का समय होता था, अब उसको बढ़ा के 2 साल तक आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफसेटिंग का प्रोविजन था, लेकिन अब अगर आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं की है तो आप ऑफसेट नहीं कर सकते। एक एनॉमली थी
कि टैक्स डिडक्शन जो आप एम्प्लॉयर्स जो एनपीएस की तरफ कंट्रीब्यूशन होता है तो 14% था सेंट्रल एम्प्लॉयज का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का नहीं था। तो मेरे हिसाब से आज जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपका ये चैनल देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो स्टेट की म्यूनिसिपैलिटीज में काम करते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, उनको भी 14% टैक्स डिडक्शन जो एनपीएस के लिए होती है वो परमिट कर दी गई है 10% से बढ़ा के। तो सब ऐसा नहीं है सबको नहीं मिला, कम से कम ये 4% एक्स्ट्रा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा डिडक्शन मिली है। स्टार्टअप्स के लिए भी काफी सारी टैक्स एग्जम्पशंस दी गई हैं जो कि बढ़ा के 2023 तक एक्सटेंड की कर दी गई हैं। एक अभी डिजिटल असेट्स, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं तो इस पे डिजिटल असेट हो गया, इसके ऊपर सरकार ने 30% टैक्स लगा दिया है। क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग होगी उस पे 30% टैक्स लगेगा। अगर गिफ्ट हुआ किसी ने किसी को किया उस पे भी टैक्स लगेगा। तो 30% का टैक्स। एलटीसीजी के ऊपर कुछ रियायत है कि उसमें सरचार्ज को कैप कर दिया गया है 15%। एक औरतों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो हम इंपोर्ट करके ओरिजिनल डायमंड, स्टोन, एमरल्ड्स खरीद रहे थे, उसकी कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपका डायमंड जो है वो अगर आप पहनना पसंद करती है, खरीदना पसंद करती है, तो आपका वो 5% के हिसाब से कम हो गया है। और जो डायमंड नहीं खरीद सकते वो बहुत इमिटेशन ज्वेलरी में, बहुत बड़ा वर्ग इमिटेशन ज्वेलरी, पोल की इमिटेशन के, इसके बहुत बड़ा सेक्टर है, हजारों करोड़ का बिजनेस होता है, उसके ऊपर भी काफी कस्टम ड्यूटी में इंपोर्ट पे इन शॉर्ट मतलब काफी सारे हमें काफी सारे वो दिए गए हैं। दो पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा। एक, केमिकल्स में भी कुछ आपके कंसेशन आए हैं। एक, आप जो फोन चार्जर बार बार भूल जाते हैं और नया खरीदते हैं वो भी सस्ता हुआ है। और लास्टली, अगर आपको कोई नया बिजनेस करना है तो सरकार आपको प्रमोट कर रही है नॉन वेज खाइए और श्रिम्प खाइए। तो श्रिम्प एक्वा कल्चर को भी सब्सिडी और ड्यूटी डाउन हुई है। तो ये मेरे हिसाब से सरकार ने अपने छोटे से झोले में से निकाल के आपको यही सौगात नहीं था, कहीं से काफी बड़ा झोला था बट मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बताया और रिकॉर्ड टाइम में खत्म किया। मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा। मैं भी यही कहूंगा गिरधर जी की तरह कि मांग बहुत है और मीडियम क्लास को 8 साल से कुछ नहीं मिला, अब वो समय है, अब उनको कुछ मिल जाए। लेकिन हमें समझना होगा, पहले भारत माँ फिर अपने हम हैं, ये है तो हम हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सौरभ सर, और आपने पूरे पॉइंट्स रखे इतने अच्छी तरीके से। पॉलिटिकली इस सर गिरधर सर, आप इसको पॉलिटिकली कैसे देखते हैं? बिकॉज 5 स्टेट्स में एक्चुअली जो मेन था, मैंने पॉलिटिकली एंगल हमने करना था, बट यस इट वाज नेसेसरी टू नो एटलीस्ट द ग्राउंड्स जिस पे ये आया है। सो हाउ डू यू सी इट पॉलिटिकली? एक्चुअली ये जो है अभी बजट जो है पॉलिटिक्स से हटके ये बजट अभी बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी पांच स्टेट्स का जो इलेक्शन होने जा रहा है, नॉर्मली क्या होता था पहले, हम पिछले 50-60 साल में क्या देखते थे, जिस स्टेट का इलेक्शन है उस स्टेट का कुछ ना कुछ आप गिफ्ट अनाउंस कर दो, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करो, ये करो वो करो, तो वोट मिल जाते थे। ये इसमें बंद हो गया। अब देखिए अखिलेश यादव ये बोल रहा है कि यूपी के बारे में कुछ बोला या नहीं, कुछ भी नहीं बोला इसमें। मतलब दोनों तरफ से, अगर बोलते तो प्रॉब्लम थी, नहीं बोलते तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हमारे लिए कुछ इसमें बोला गया नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो है स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी स्टेट के लिए अलग से कुछ भी नहीं बोला गया। मतलब पूरा देश के लिए बोला गया। जो स्कीम है वो देश में हर स्टेट में लागू होगा। अभी नदियों का अनुसंधान के बारे में बोली है, मतलब आप हिमालय के नदियों से लेके नीचे कावेरी तक सबको जोड़ने वाली एक प्रोजेक्ट, ये बहुत साल से चली आ रही है। हमारी ब्रिटिश यहाँ से छोड़ने से पहले से ही हम ये सोचते हैं हमारी पहले।
मगर ये जो है कोई इसके बारे में सोचा नहीं था, मतलब एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे कोई इसको उतारा नहीं था। अब जो है थोड़ा आगे लेके गई मैडम, मगर मेरे ख्याल से वो जितना अलोकेट किया वो बस नहीं होगा, क्योंकि इतने रिवर्स को आपको ज्वाइन करना हो तो ठीक नहीं होगा। मगर मैंने जैसे बोला है, ये ईयरली बजट है ना, 2022 और 23 में ही कितना खर्च करेंगे उतना ही बोला है वो, मगर उससे ये काम नहीं चलेगा। गंगा से आप कावेरी तक लाना हो तो अब कितने पहाड़ों के ऊपर से लेके जाना है, और बीच में नदियां आएंगे, उसको कैसे अनुसंधान करेंगे, फिर वहां की स्टेट्स का डिमांड्स क्या होंगे, ये आसान बात नहीं है। ये लगेगा मेरे ख्याल से 20-25 साल लगेंगे इसको पूरा वहां से इधर लेके सक्सेसफुली लेके आना हो तो, मगर कभी ना कभी इसको स्टार्ट तो करें। ये प्रॉब्लम है हमारी। मगर इसमें बोली गई वो अच्छी बात है, मगर इम्प्लीमेंटेशन की जो चीज है वो अलग है, और हर स्टेट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और हर स्टेट का इसमें भागीदारी भी होगा। एक और चीज पॉलिटिकली, आपने जो पॉलिटिक्स के बारे में बोला है, पॉलिटिक्स देखेंगे तो कुछ चीफ मिनिस्टर्स जैसे केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ जितना इनकम जनरेट कर रहे हैं उतना हमें यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है, उल्टा हम सेंटर को दे रहे हैं। मान लो कि हम यहाँ 100 रुपया जनरेट करते हैं तो हमें यहाँ 60-70 ही मिल रहा है, बाकी 30-40 रुपया वहां ऊपर जा रहा है। ये उनका कंप्लेंट है। अरे भाई, देश है तो आप हो, आप देश आपसे अलग से नहीं है ना, हर राज्य मिला के ही देश बनती है ना। तो हर आदमी को ये जिम्मे बनता है कि आप देश की रक्षा के लिए और देश की खुशहाली के लिए और देश की ब्रांड वैल्यू के लिए आप खर्च करो। ये सोच ही नहीं चाहिए। जो रीजनल पार्टीज है वो अपना टेरिटरी और अपना स्टेट देखते हैं, आगे वो नहीं देखते हैं। वहां जो कारगिल में या द्रास में जो ठंड में हमारी सेना बैठी है, उनका तनख्वाह कहां से मिल रहा है? आपके स्टेट रेवेन्यू से ही मिल रहा है ना। हर स्टेट कंट्रीब्यूट करना है, ये सोचना चाहिए आपको। तो ये सोच जो है वो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिकली आप ये जो लोग ये बात करते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम होगी। पहले जो था रेलवे बजट में, हर ट्रेन मालदा और हावड़ा से ही स्टार्ट होते थे, वहीं एंड होते थे। जब ममता बनर्जी मिनिस्टर थी, या नीतीश कुमार होगा तो वो पटना से ही, पटना बेगूसराय से स्टार्ट होता है, वहीं से एंड होता है, या लालू प्रसाद यादव। उससे हटके अभी 400 ट्रेन का इसमें अनाउंसमेंट हुआ। मतलब हर देश में हर कोने में चलता है ना ये। तो ये पॉलिटिक्स जो है वो चलता रहेगा। मगर पिछले 3-4 साल में हमने देखा है मतलब जो स्पेसिफिक इलेक्शंस हैं, स्टेट्स का इलेक्शंस, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। मतलब उसके उसको हटके ये सब पूरे प्रेजेंटेशन हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मगर मैंने पहले जो बोला था, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को आप तोड़ के नहीं देख सकते हो। दोनों मतलब इकट्ठा चलते हैं। आने वाले साल 2023 में वो लगभग लास्ट बजट होगा इस सरकार का, क्योंकि उसके बाद आने वाली जो बजट होगी 2024 में, वो वोट ऑन अकाउंट होगा, वो बजट नहीं होगा। बस वोट ऑन अकाउंट होगा, इलेक्शन तक 3 महीने का 4 महीने का वो वोट ऑन अकाउंट होगा। तो इसलिए आने वाले साल में जो है पॉपुलिस्ट बजट होगा। अब जो सोचा गया लॉन्ग टर्म, ये सब आने वाले साल में कम दिखेंगे आपको। ज्यादा जो है पॉपुलिस्ट बजट होंगे। मतलब इस स्कीम के लिए ज्यादा दिया, उस स्कीम के लिए ज्यादा दिया, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स भी करना पड़ेगा ना। फिर दोबारा 2024 में उसको चुन के भी फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो ये चीज है। इसलिए जो पार्टीज बोलते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स जरूर रहेगा, मगर पॉलिटिक्स से हटके हम देश की अखंडता को देखना पड़ेगा। देश जो भी हो, आप रीजनल पार्टी का लीडर हो सकते हैं, मगर अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, ये भी आपके लिए जरूरी है। मान लो कि हमारी हमारी सीमाएं सुरक्षा नहीं है, तो आप भी नहीं हो। आपका ब्रांड वैल्यू भारत का ब्रांड वैल्यू से हटके नहीं है। भारत के ब्रांड वैल्यू में आपका एक अलग से ब्रांड वैल्यू है। इसलिए पॉलिटिक्स चल सकते हैं, मगर एक हद के बाद जब देश की बात होती है, जब मतलब पूरे हमारी कलेक्टिव ब्रांडिंग का होता है, तो उस जगह पे उसको आके रोकना चाहिए, रुक जाना चाहिए। फिर पॉलिटिक्स को निकाल के देश को देखना चाहिए
और भारत का जो आने वाली पीढ़ी जो है वो आपको माफ नहीं करेगा। बस ये बोलना था। मगर एक चीज और है कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करती है, मगर समय लगता है उसके लिए। जितना प्रेशर डाला गया इकोनॉमिक एडवाइजर टीम से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, बाकी जो आपने जैसे बोल रहे हो ना, राइट विंग हो या नेशनलिस्ट हो, पैट्रियट्स हो, वहाँ रिस्पांस इतना आपको इतना जबरदस्त नहीं मिलता है। जगन्नाथ की रथ का पहिया हिलते हैं, धीरे से हिलते हैं। यहाँ चेंजेस आएंगे, धीरे से आएंगे, मगर हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। हम थोड़ा धीरे से देखना पड़ेगा। जरूर चेंजेस आएंगे, मगर जिस रफ्तार से हम चाहते हैं वो नहीं है। फिर भी लेट अस स्टे पॉजिटिव दैट द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली मेकिंग द चेंजेस इवन दो दे आर स्लो। वी विश देम ऑल द बेस्ट। जी, आई वुड लाइक सर, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर मैं अब कंक्लूड करूं, इफ वी हैव नॉट मिस्ड एनी पॉइंट? नहीं, आप बिल्कुल कंक्लूड करिए। जस्ट थैंक यू एंड जय हिंद। Ji, thank you so much, sir. And yes, we started on a hard note. I forgot to introduce Dr. Saurabh Agarwal. Dr. Saurabh Agarwal has done PhD from FMS, the very famous institute of one of the best institutes from Delhi University. He's also the principal and finance and accounting head in the IIF College of Commerce and Management Studies. And he's got a lot of degrees. I would not count them. Seriously, he's got too many degrees. I mean, a lot of like MPhil, DSc, then BCom from SRCC, UGC, NET, AMD, quite a lot of degrees, sir. I would like that you spent quite a lot of time studying. And everybody knows Girdhar sir. He was once upon a time the CFO for Google India, and also the I think the chief finance head for DLF. The DLF of Robert Vadra. Am I right, sir? In Delhi. Robert Vadra is that is just. I mean, I'm just kidding. I know. They did a I favor mean to the them. organization. But DLF is one of the most what do you say, nationalistic parties. Companies. They were the ones who developed Delhi, and they Gurgaon. did a lot of work when people from Pakistan, evacuees had come here. Partition के time में. So DLF had done a lot of town planning for them. DLF is very, very nationalistic. You will not see their faces in media at all, and they are not linked with mafia, unlike the Bombay-based real estate companies. So and they're very grounded, very simple. They're they're the very people who follow a lot of tradition. But yes. Their loyalties are with Congress, because Congress has been ruling this country for a long time. That's okay. True. But as a corporate, they come with a lot of values. Ji. So thank you both of you for joining, and we'll keep in touch Thank for you. yet another topics. Thank you, Saurabh sir. Thank you, Girdhar sir. Jai Hind, Jai Shri Ram. जय श्री राम।